नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर कोरोना से करेंगे। और कोरोना के मामले देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जो 24 घंटे में कल मामले सामने आए वो 53,476 मामले सामने आए दोस्तों। और 251 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौत हो चुकी है पूरे देश में। और 3,95,192 मामले पूरे देश में एक्टिव कोरोना के मामले हैं। 3,95,192 मामले एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 1,60,692 लोगों की अब तक कोरोना से देश में मौत हो चुकी है दोस्तों। और अगर वैक्सीनेशन का ग्राफ देखें, आंकड़े देखें तो 5,31,95,000 लोगों का अब तक वैक्सीनेशन देश में हो चुका है। और देश में अगर पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 23 लाख लोगों का वैक्सीनेशन 24 घंटे में हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिला के वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत सरकार ने तेजी लाई है और ऐसी ही तेजी की आगे भी आवश्यकता रहेगी दोस्तों। और कल हमने आपको बताया था कि कोरोना का किस प्रकार से कोरोना की वर्षी थी 24 मार्च को, और देश में 1 साल पूरा हो चुका है कोरोना को। और 1 साल पहले जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन लगा था, पहले 21 दिन का और बाद में भी फिर लगा था 3 अप्रैल तक का, तो कुल मिला के दोस्तों ये जो स्थिति है वो फिर पूरी ना सही लेकिन बहुत से स्टेटों में लॉकडाउन की स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के पहले ही 9 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। तो इस प्रकार से लॉकडाउन जो है पूरे देश में ना लगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप और हम मिलकर ऐसे हमें बंदोबस्त करने हैं, हमें गाइडलाइन माननी है कोरोना की। और वैश्विक स्तर पर जो गाइडलाइन कोरोना के लिए दी हुई है उसका हमें निरंतर पालन करना है दोस्तों, तभी जाकर हम कोरोना को मात दे सकेंगे। और अब 1 अप्रैल से जिस प्रकार से 45 से ऊपर की एज के जितने भी भारत में लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिला के कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आना चाहिए। और केरल जिस प्रकार से कोरोना का कंट्रोल करने में कामयाब रहा है, इस राज्य से दोस्तों एक सीख ली जा सकती है भारत के तमाम राज्यों को। और राजस्थान में ये मामले तेजी के साथ बढ़े हैं और राजस्थान में 669 मामले 24 घंटे में देखने में आए। गुजरात में 1026 का आंकड़ा रहा। दिल्ली में 1254 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए दोस्तों। और कल भी दिल्ली में 1100 से ज़्यादा संक्रमित थे। और महाराष्ट्र में ये आंकड़ा दोस्तों 30,000 के पार हो चुका है। 31,855 लोग महाराष्ट्र में जो है कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और 95 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे देश में मौत का आंकड़ा 251 का रहा। अकेले महाराष्ट्र में 95 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है और दिल्ली में भी 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई पहली बार 5,000 से ज़्यादा आंकड़े दे रहा है कोरोना संक्रमितों के। और पुणे में भी 3500 मामले उभर कर आए हैं। इसी प्रकार नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, अंकोला आदि महाराष्ट्र के अनेकों शहर जिले जो है कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें कतई कोई सेंस नहीं है। और इसकी रोकथाम महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रथम चरण का चुनाव प्रचार, जो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है आज, उनमें 27 मार्च को प्रथम चरण की वोटिंग होनी है दोस्तों। और इसके लिए प्रथम चरण अब समीप आ चुका है। आज शाम को 5 बजे इसका प्रचार प्रसार थम गया। तो इसी प्रकार अगर हम कोरोना का और ग्राफ देखें तो दोस्तों, कुल मिला के जो स्थिति है वो इस प्रकार है। मैं राजस्थान में भी आपको बताना चाहूँगा। राजस्थान में कुल रोगी 3,27,175 हैं अब तक। और उसमें से 3,00,000
19,695 लोग ठीक हो चुके हैं दोस्तों। रिकवरी रेट 97.71 है। अभी हमारी रिकवरी रेट जो राजस्थान की है वो काफ़ी अच्छी है। देश की रिकवरी रेट जो 96 लगातार चल रही थी, 96 से ऊपर, उसमें कमी आई है, वो 95 पॉइंट कुछ रही है। और कुल मौत जो राजस्थान में है दोस्तों 2808 है। और 24 घंटे में जो मरीज राजस्थान में नए सामने आए हैं वो 669 है उनका आंकड़ा। और ठीक होने वालों की तादाद जो है 258 है दोस्तों। और मौत का आंकड़ा 1 है। एक जयपुर में मौत हुई है और पूरे शेष राजस्थान में भी 1 में मौत हुई है। और जयपुर का अगर देखें तो दोस्तों 106 लोग नए संक्रमित जयपुर में पाए गए हैं और 27 उनमें ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो कोरोना का ग्राफ है तेजी के साथ ही बढ़ता जा रहा है। अभी तक उसके ऊपर रोकथाम कहीं, नियंत्रण कहीं लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। हम और आपको सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा और सोशल डिस्टेंस जो 2 गज की दूरी है वो हमें रखनी है और मास्क जरूरी है। अभी अगर हम मानकर चलें और इस प्रकार से समझें तो मास्क ही अभी तक वैक्सीन है दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन अभी तक पहुंचने में समय लगेगा। ठीक है, हम एक आपको आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि इससे आप लापरवाही नहीं करेंगे, संतुष्टि आपको जरूर मिलेगी इन आंकड़ों से, लेकिन आप लापरवाही कतई नहीं करेंगे। 18 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज का नया ऑर्डर सरकार द्वारा कंपनियों को दिया गया है और सीरम और भारत बायोटेक कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। 18 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज बनाने का ऑर्डर दिया गया है और 7 करोड़ 50 लाख डोज अब तक सभी राज्यों को दी जा चुकी है। बहुत से राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो अपना 50% भी कोरोना डोज जो दी हुई है उसका नहीं लगा पाए हैं। तो ये राज्यों को तत्परता दिखानी होगी और सभी राज्यों की सरकारों को सतर्कता के साथ टीकाकरण में भाग लेना होगा, वैक्सीनेशन में भाग लेना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी टीम वर्क है दोस्तों। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, सभी स्टेटों को निर्देश दिया है और कोरोना वैक्सीन अनुपात के अनुसार सभी राज्यों में भेजी जा रही है। उनका दायित्व है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन को लोगों में लगाएं, जिस प्रकार से 60 प्लस के जो चल रहे हैं और अभी 1 अप्रैल से जो 45 प्लस के लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो कुल मिला के ये सभी राज्यों को ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा अगर मार्च महीने तक देखें दोस्तों तो 7 करोड़ 80 लाख डोज जो है मार्च महीने के लास्ट तक नई तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो इसके अलावा अगर अप्रैल तक ये आंकड़ा देखें तो दोस्तों 11 करोड़ डोज जो है वो तैयार हो जाएगी। अप्रैल महीने के अंत तक 11 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन की तैयार हो जाएगी। और अगर यही आंकड़ा हम दिसंबर तक का देखें, इस साल के अंत तक का देखें, तो कितनी कोरोना वैक्सीन की डोज जो है तैयार हो जाएगी। लगना एक अलग चीज़ है। ये सभी राज्य सरकारों को जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन का और तहसील मुख्यालयों पर तहसील प्रशासन का और सबका ये सक्रियता के साथ ही ये जो टारगेट होता है उसको पाया जा सकता है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है इसमें। तो दिसंबर तक, साल के अंत तक अगर देखें तो 300 करोड़ वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। 300 करोड़ अर्थात हमारे देश की जितनी आबादी है उससे दुगनी से भी ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज जो है इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। 71 से ज़्यादा देश ऐसे हैं दोस्तों जिनको भारत ने कोरोना वैक्सीन सप्लाई की है। भारत एक प्रकार से पूरे विश्व में एक नई नज़ीर पेश कर रहा है इस मामले में। और किसी भी देश ने अगर कोरोना की वैक्सीन बनाई है उन्होंने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को सबसे ऊपर रखा है कि पहले हम अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद में विश्व के अन्य देशों को देने का सोचेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अब तक 71 देशों के लोगों को ये वैक्सीन दे दी है, बांटती है। उनमें से बहुत सी ज़्यादा 2-3 करोड़ डोज तो दोस्तों भारत ने डोनेट कर दी है।
गरीब देशों को। और पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली हमारी डोज यूज कर रहा है दोस्तों कोरोना वैक्सीन की। पाकिस्तान को भारत ने कोई डोज नहीं दी है, लेकिन एक जो ये WHO होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनको दी गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व का, वो गरीब देशों को मुफ्त में, फ्री में कोरोना की वैक्सीन है बांटने का जिम्मा संभाले हुए हैं। ये बहुत बड़ी विश्व की संस्था है दोस्तों, और उन संस्था की जो रूल रेगुलेशन है, नियम है, कानून कायदे हैं उनका अपना एक संविधान है, उसके तहत उनको ये कार्य करना पड़ता है। और पाकिस्तान को भारत ने कोई डोज नहीं दी है, लेकिन ये डोज जो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लग रही है वो भारत की डोज है। तो इस प्रकार से कोरोना के मामलों के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों। इसके अलावा हम भादरा के आसपास की घटनाओं का जिक्र करें तो मैं एक चर्चा करनी चाहूँगा दोस्तों। होली का समय नज़दीक है और क्षेत्र के अंदर फागोत्सव के रूप में एक नया जो है एक फंडा देखा जा रहा है, और जिसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी की जा रही है। बहुत सी जगहों पर कुछ लोगों द्वारा अपने यहाँ फागोत्सव का कार्यक्रम, एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत तेजपाल जी महिपाल ने की थी अपने वहाँ घर के आगे, इसको महिपालों के मोहल्ले में इसका आयोजन करवाकर। इसके बाद में सुशील जी गुप्ता ने भी की, और BDS में बलवंत सैनी ने भी की। कई संगठन जो है इसके ऊपर कर रहे हैं। और आज जो है कल 25 तारीख को, आज जो है शाम को, माफ़ कीजिएगा 25 तारीख को, आज अनाथ आश्रम जो है भाग्यश्री अनाथ आश्रम, इसमें भी जो देर रात को कार्यक्रम ये चलेगा 10-11 बजे तक, 7 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो इस प्रकार से ये जो कल शाम को संजय चौक पर भी दोस्तों चैन वाली धर्मशाला में इसका एक आयोजन किया गया था फागोत्सव के रूप में। और उसके अंदर एंटरटेनमेंट ग्रुप जो है भादरा का, संगीत का ग्रुप है दोस्तों, बहुत ही उम्दा कलाकार उससे जुड़े हुए हैं। और ये रतन जी बड़वावाला द्वारा बनाया हुआ लॉकडाउन के दौरान बनाई हुई ये एक संस्था है, संगठन है। और लॉकडाउन की उपलब्धियों को अर्जित करते हुए आज उसमें भादरा क्षेत्र के तमाम जो उम्दा कलाकार हैं वो जुड़ चुके हैं। और ये बहुत बड़ा मंच, प्लेटफार्म बनकर भादरा में उभरा है दोस्तों। और ये नए लोगों जो कला इस क्षेत्र में जो भाग लेना चाहते हैं और इच्छा है उनकी, और उनमें टैलेंट है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म ये तैयार हो रहा है दोस्तों एंटरटेनमेंट ग्रुप का। और हम साफ संदेश की तरफ से उनको शुभकामनाएं देंगे। कल उनका बहुत शानदार आयोजन था, हमने उनकी पूरी कवरेज भी की थी। तो इस प्रकार से मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। होली का समय नज़दीक है, और होली का और दीपावली का जिस प्रकार से बड़े त्योहारों का समय नज़दीक आता है, तो अचानक से सरकार का जो अंग है बाल कल्याण विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग, ये एक्टिव होता है और 2-4-5 दिन अपनी कार्रवाई की फॉर्मेलिटियाँ करता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्या 12 महीने वो जो कार्रवाई करते हैं वो चीज़ें 12 महीने यूज वाली नहीं है? मिठाइयों की दुकान पर कार्रवाई की जाती है, क्या 12 महीनों तक मिठाइयाँ नहीं बिकती? क्या उन त्योहारी सीजन में ही मिठाइयाँ बिकती हैं? बाल कल्याण विभाग द्वारा छोटे छोटे बच्चे जो दुकानों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, नई भट्टों पर काम करते हैं, बहुत सी जगह काम करते हैं, क्या वो सिर्फ त्योहारी सीजन पर ही काम करते हैं? क्या वो रेगुलर काम नहीं करते? तो ऐसी कार्रवाई अन्य दिनों में, अन्य महीनों में क्यों देखने में नहीं आती? ये सब इनकी गफलत है दोस्तों। ये विभाग जो एकदम है नकारा हो चुके हैं, और ये मात्र त्योहारी सीजन के अंदर दुकानदारों को और ऐसे लोगों को टेंशन देकर एक बंदी का, एक मंथली का सिस्टम फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं की। भादरा में बाल कल्याण विभाग के अधिकारी हनुमानगढ़ से आए थे 2-3 दिन पहले दोस्तों। मैं आपको एक घटना बताऊं, और बहुत शर्मनाक घटना है ये। कई होटलों के ऊपर छापा मारा गया था बाल कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा, और 1-2 होटल से बच्चों को पकड़ा गया। जबकि 1-2 होटल में बच्चों को पकड़ा गया, उनको किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी का फोन आने से छोड़ दिया गया, और होटलों में नाश्ता करके जिनका बच्चा छोड़ा उन होटलों में नाश्ता करके बाल कल्याण अधिकारी के जो विभाग के अधिकारी हैं वो भादरा से अपनी तीसरी करके हनुमानगढ़ चले गए। तो ये कौन सा नियम है, कौन सा ये सिस्टम है सरकार के बाल कल्याण विभाग का और खाद्य सुरक्षा विभाग का,
दोस्तों ये बेहद नकारा सिस्टम है और ऐसे लोगों को सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए और ऐसे विभागों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल सिस्टम चल रहा है, एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट पूरा होते ही सरकार जो है उस काम की तीसरी समझ लेती है। ये सिस्टम सही नहीं है दोस्तों, इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो थाना हो, चाहे अन्य विभाग हो, एक टारगेट का कार्य चलता है। वो टारगेट अगर 10 दिन में पूरा हो जाता है तो 12 महीने की छुट्टी। तो ये सिस्टम जो है, ये प्रवृत्ति जो है सरकारों में और सरकार के विभागों में, वो बहुत ही शर्मनाक स्थितियां हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी कार्रवाइयां 12 महीना क्यों नहीं होती, हर दिन क्यों नहीं होती, हर किसी शिकायत पर क्यों नहीं होती, मात्र त्योहारों के सीजन में होती है। तो हम इसकी हिसाब से कड़ी भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और ऐसी मंथली सिस्टम का और ऐसे जो सेटिंग सिस्टम है उनकी भर्त्सना करते हैं। दोस्तों ऐसा इस सिस्टम में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा हम एक चर्चा और करना चाहेंगे दोस्तों, भादरा क्षेत्र में काफ़ी बार आ चुकी है खाद्य विभाग की ओर की टीम। इन दिनों बड़ी संख्या में डेयरियां खुली हुई है दूध की दोस्तों, और हमारे पास बार बार शिकायतें आ रही है कि भादरा क्षेत्र में बड़े स्तर पर नकली दूध बनाकर जो है बेचा जा रहा है दोस्तों। नकली दूध, पाउडर का दूध, और उसमें कई केमिकल मिलते हैं। और दोस्तों थोड़े से पाउडर से, थोड़े से केमिकल से और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है दूध तैयार किया जाता है, और वो दूध पूरे बाजार में और में सब जगह सप्लाई किया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर, ऐसी कार्रवाइयों के ऊपर खाद्य सुरक्षा विभाग या इनकी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती है? स्वास्थ्य विभाग कहाँ आंखें बूंदे पड़ा रहता है? क्यों ऐसी चीज़ों के ऊपर वो अपनी सक्रियता नहीं दिखाता है? तो दोस्तों हम इस सिस्टम के प्रति आगाह करते रहेंगे। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, सीवरेज का कार्य भादरा में बेहद सुस्ती के साथ चल रहा है और फिलहाल प्राय बंद सा पड़ा है सीवरेज का कार्य। तो वो कब सीवरेज का कार्य होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। अम्बेडकर चौक तक जो पीछे सड़क बनकर आ रही थी हिसार बस स्टैंड की तरफ से, BDS संस्थान की तरफ से, वो अम्बेडकर चौक तक आकर रुक गई है। और दोस्तों पूरा ये जो खूबराम जी की मूर्ति से लेकर राजकीय चिकित्सालय और ये नगर पालिका की तरफ जाने वाला और आगे रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला पूरा मार्ग जर्जर और खड्डों से भरा पड़ा है। और इतने खड्डे इसमें है कि आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं दोस्तों इनमें देखी जाती हैं। और राजकीय चिकित्सालय से सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाला और सावा फाटक तक जाने वाला रोड भी पूरा जर्जर हो चुका है। ये रोड आखिर कब बनेंगे, कब सीवरेज का कार्य प्रारंभ होगा? मुझे नहीं लगता कि हाजी दाऊद कुरैशी जो नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष है वो अपने इस तमाम कार्यकाल को पूर्ण करते करते इस सीवरेज को भी पूर्ण कर लेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो कम से कम इसमें तेज़ी लानी होगी। तो इसके साथ मैं आपको यही कहूँगा कि कोरोना से अपना बचाव रखें और घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि इन दिनों कोरोना का कहर जो है बम की तरह फूट रहा है। और ऐसा ना हो कि आपके शहरों में भी ऐसा ही कोई कहर देखने को मिले, इसलिए आप और हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की 7 बजे की न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।